जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास है एक नंबर, ऐसे लिखा मैंने 5/5 है ना। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, इसको छोड़ दिया ऐसे। फिर मैंने कहा 0/5 इसकी वैल्यू क्या होगी, और फिर मैंने कहा 5/0 इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं ये तीनों चीजें देखना चाहता हूँ कि भाई आप मुझे बता दो इनकी इनकी वैल्यूज क्या होती है। तो जहां तक मुझे पता है कि 5/5 क्या होगा ये हर कोई बता सकता है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, 0/5 ये भी हर किसी को पता है, ये 0 होगा। यहाँ तक ठीक है। 5/0 तो हमने शुरू के क्लासेस में कभी डिस्कस की थी कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कैन नॉट बी आस्क्ड, ये पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये वैलिड है इनवैलिड है ये बात ही नहीं है, यहाँ पर आपने सीधे लिख दिया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम हम यूज कर सकते थे कि इट कैन नॉट बी आस्क्ड। अगर आपसे किसी ने पूछा यू कैन सिंपली स्कॉल्ड हिम और हर देयर इटसेल्फ कि भाई ऐसा तुम पूछ ही नहीं सकते, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 कभी होता ही नहीं है ना। मैथ्स में कहीं पर भी ये वैलिड नहीं है, कहीं पर भी वैलिड नहीं है तो यहाँ पर भी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने लिखी। अब मान लो कि कोई आप में से एक तेज बच्चा है, उसने इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व किया और उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 0/0, मान लो ऐसे लिख दूं तो क्या होगा। उसने पहले ही इसको देखा, उसने पहले इसको देखा, उसने कहा कि 5/5 यानी कि ऊपर नीचे दोनों अगर बराबर होते हैं कैंसिल हो जाते हैं और वैल्यू उसकी 1 होती है। उसने यहाँ पर भी वही किया, भाई 0/0 दोनों बराबर हैं, इसकी वैल्यू 1 आ गई, उसने यहाँ तक लिख के छोड़ दिया। वो आगे बढ़ता है, अब वो यहाँ पर आया, उसने देखा कि अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर भी वो देखता है कि भाई यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 0 है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर 0 होना चाहिए था, वो 0 लिख देता। तो और आगे बढ़ा, वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर उसको एक नई चीज मिलती है। यहाँ वो देखता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये तो पूछा ही नहीं जा सकता, फिर ये अनडिफाइंड होगा। तो उसने अपने जो क्वेश्चन उसने लिखा था उसको देखा, यहाँ डिनोमिनेटर में 0 है तो इस हिसाब से उसने यहाँ अनडिफाइंड लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पहुंचने के बाद वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि भाई ये मैथ्स है, ये कोई और केमिस्ट्री या कुछ और तो है नहीं जहाँ टेम्परेचर या प्रेशर के हिसाब से रिजल्ट वेरी करेगा। मैथ्स में रिजल्ट हमेशा एक ही होता है। तो 0/0 एक समय उसको 1 मिल रहा है, अगले समय उसको 0 मिल रहा है और फिर अनडिफाइंड। एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर्स, इसका मतलब है कि जो उसकी मैथमेटिकल लॉजिक थी, जो उसकी मैथमेटिकल लॉजिक थी वो यहाँ पर फेल हो रही है, वो यहाँ पर फेल हो रही है। उसको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि भाई नॉर्मल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका कोई मतलब ही नहीं है नॉर्मल मैथमेटिक्स से। फिर हमें कुछ और पढ़ना होगा, कोई और अप्रोच लेना होगा, उससे हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि हम उससे बता पाए, क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिक्स तो यहाँ पर काम ही नहीं करेगा। तो फिर हमने एक सिनारियो लिया, एक एग्जांपल देखा। मान लो कि मेरे पास मैं क्या हूँ, मान लो कि एक स्पाई मतलब एक मेरा एजेंसी है मेरी, जहाँ पर मैं जासूसों को एम्प्लाई करता हूँ। मेरे लिए बहुत सारे जासूस जो है वो काम करते हैं, बहुत सारे स्पाइस काम करते हैं। तो मान लो मैंने आप में से किसी एक को बुलाया, रिक्रूट किया आप में से किसी एक को और कहा कि भाई आज आपका
आपके जॉब का पहला दिन है, तो आप गए और आपने कहा कि फिर मुझे काम क्या करना होगा। मैंने कहा कि बहुत आसान है, आप जो है चले जाओ लेन नंबर 5 में चले जाओ, लेन नंबर 5 में चले जाओ। एक कॉलोनी है जिसमें बहुत सारे लेन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, उसमें लेन नंबर 5 भी होगा। और आपसे कहा कि भाई इसमें जो हाउस नंबर 5 है, या कुछ भी ले लिया, हाउस नंबर 4 ले लिया, मान जो हाउस नंबर 4 है उसकी हाइट क्या है ये मुझे बता दो बस। तो लेन नंबर 5 में जाओ, हाउस नंबर 4 को देखो और उसकी हाइट कितनी फीट है ये मुझे बता दो, यही आपका काम है। तो आपने कहा कि ये तो बड़ा ही आसान सा काम था, मुझे बेकार में लग रहा था कि इस 5 का काम बहुत मुश्किल होता है। जाऊंगा लेन नंबर 5 में, हाउस नंबर 4 को देखा, आंसर को नोट करूंगा, बता दूंगा, काम खत्म। आप गए लेन नंबर 5 में गए, तो आपको जो हाउसेस हैं वो मिले ऐसे, मान लो ये लेन नंबर 5 है, यहाँ पे बहुत सारे घर बने हैं। तो ये है आपका हाउस 1। फिर इसके बाद है हाउस नंबर 2। आप और आगे बढ़ते हैं, आपको मिला हाउस नंबर 3। फिर और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ मिला, हाउस नंबर 5। फिर आगे बढ़े, ये ऑब्वियसली हाउस जैसा दिख नहीं रहा होगा, बट मान लिया कि ये हाउस है। हाउस नंबर 6 एंड सो ऑन। अब आप जाके देख रहे हो, तो अब आपको समझ में आया कि आपको ये काम क्यों दिया गया था, क्योंकि हाउस नंबर 4 क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो आपने देखा, बहुत खोजा, लोगों से पूछा कि हाउस नंबर 4 कहाँ पर है भाई, उसने बताया, सबने यही बताया कि हाउस नंबर 4 तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर आप बहुत दुखी हुए, आप वापस मेरे पास आए, आपने पूछा, आपने कहा कि भाई वहाँ तो हाउस नंबर 4 ही नहीं है, आपने तो बेवकूफ़ बना दिया, क्या काम दे दिया मुझे। तो मैंने आपसे कहा इसीलिए तो ये इस भाई का काम था, वरना ये तो कोई नॉर्मल आदमी भी बता सकता था। आप जाकर ये देखो कि हाउस नंबर 1 2 3 5 और 6 के हाइट्स क्या हैं। तो आप वापस से आए, आपने देखा हाउस 1 का जो हाइट है वो है 10 फीट, हाउस नंबर 2 की जो हाइट है वो है 12 फीट, हाउस नंबर 3 की जो हाइट है वो है 14 फीट, हाउस नंबर 5 की जो हाइट है वो क्या है 18 फीट, और हाउस नंबर 6 की जो हाइट है दैट इज 20 फीट। ऐसे अब आप वापस मेरे पास आए ये डेटा लेकर के, मैंने आपको अपने रूम में बिठाया, अपने ऑफिस में बिठाया और आपसे कहा कि अगर हाउस नंबर 4 एग्जिस्ट करता, फिर से सुन लिया, अगर हाउस नंबर 4 एग्जिस्ट करता तो उसकी हाइट कितनी होती आपके अकॉर्डिंग। तो आपने इस डेटा को स्टडी किया अच्छे से, देखा 10 12 14, यानी कि 2 2 का गैप है, 2 2 से हाइट बढ़ रही है बिल्डिंग्स की। फिर उसके बाद 3 के बाद 5, 4 का गैप है, फिर 5 to 6 2 फीट का गैप है। तो हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 5 के बीच में अगर इमेजिनरी रूप से हमने एक हाउस बना दिया ऐसे, जिसका नाम हमने हाउस नंबर 4 दे दिया, तो हम यहाँ से, हम मतलब कि आप यहाँ से ये सोच सकते हो कि इसकी हाइट 16 फीट होनी चाहिए थी। देखो, हाउस की जो हाइट है वो 16 फीट होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने इस जमीन को खरीदा, वो अपना घर अगर बनाएगा तो ही और शी इज कंपेल्ड कि उस बिल्डिंग की हाइट 16 फीट ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर हाउस नंबर 4 होता तब उसकी हाइट 16 फीट होती। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर होता हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस जगह पर एक्चुअल वैल्यू जिस
फिक्स वैल्यू की ओर जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ कि हमारे लिए हाउस नंबर 4 की जो हाइट क्या होगी, अगर कोई आदमी इसको बनाएगा तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने अपने कंक्लूजन से हाउस नंबर 4 की हाइट किस वैल्यू की ओर जा रही है उसको देखा, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं लिमिट। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर नॉर्मल मैथमेटिक्स काम नहीं करता है, वहां पर हम अपने एजम्पशन से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और फिर उस पॉइंट पर, जैसे मान लो मेरा एक फंक्शन है, ऐसे मान लो ये मान लो x है और ये fx है और ये a है मान लो ऐसे, और हम लिखते हैं कि x टेंडिंग टू a। तो fx की वैल्यू a पर क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि एज x टेंड्स टू a, fx जो है वो किसी फिक्स वैल्यू की ओर अगर जा रहा है, किसी फिक्स वैल्यू की ओर जा रहा है, अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू और जो फंक्शनल वैल्यू है ये बराबर हो या नहीं हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो एग्जिस्ट करे या नहीं एग्जिस्ट करे, अगेन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे हम या जैसे जैसे x a की ओर जा रहा है, fx क्या किसी फिक्स वैल्यू की ओर जा रहा है? अगर जा रहा है तो वही फिक्स वैल्यू उसके उस फंक्शन की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू a पर, या x टेंडिंग टू a पर। ठीक है, तो हम कैसे कंफर्म करते हैं कि जैसे मान लो कि लिमिट एक दूरबीन की तरह है। मान लो कि आपने देखा कि जैसे आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो और आप इंडियन आर्मी में काम करते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है आपको इंटरेस्ट होगा देखने में कि कहीं वो हम पर हमला तो नहीं कर रहे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आप इसको जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो पहला रास्ता क्या हुआ कि आप खुद वहां पर जाके देख लो। तो हमने कहा कि नहीं, वो अनडिफाइंड है, आप वहाँ जा ही नहीं सकते। आप अगर सीधे जा कर के गए तो वो आपको मार डालेंगे, वो आपको कैप्चर कर लेंगे। तो उसका एग्जाम्पल ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन मान लो, और एक्स को मैं 1 रखता हूँ। तो ये वैसा ही है कि इंडियन आर्मी है और ये क्या है, पाकिस्तानी आर्मी है। आप उसकी टेरिटरी में गए, सीधे पहुंच गए, उसने आपको कैप्चर कर लिया। उसी तरह से आप 1 पर पहुंच गए, x की जगह सीधे 1 रख दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस वन बाई वन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 0 बाई 0, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी क्या बोलूं मैं, चलो अनडिफाइंड ही बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं, आपको कुछ भी मीनिंग नहीं मिलेगा। उसी तरह से आप पाकिस्तानी आर्मी की टेरिटरी में चले गए देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, मतलब आपको कैप्चर कर लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे या मार डालेंगे। तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, तो हम ये नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया, हमने बाइनोक्यूलर लिया। क्या किया बाइनोक्यूलर से कि हमारे पास क्या है, मान लो इसको मैं कैसे बनाऊं, ऐसे मान लो ये पाकिस्तानी आर्मी के जवान है, 1 2 3 4 5, आपने लेफ्ट हैंड साइड से देखा है, आपको दिखाई दिया कि चारों या पांचों एक साथ बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं। आपको लगा कि क्या ये इंडिया पर हमला करने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से कुछ पूरा पिक्चर क्लियर नहीं मिला। फिर आपने इन्हीं चीज को राइट से देखा जाकर, यहाँ से दिखाई दिया तो आपको, यहाँ से आपने देखा तो आपको दिखा कि ये पांचों साथ में बैठ के मान लो खाना खा रहे हैं, दे आर हैविंग देयर लंच। तो आप कहोगे कि नहीं नहीं भाई, ये हम पर हमला करने की बात नहीं कर रहे, ये तो आपस में लंच वगैरह कर रहे थे। यानी कि अगर मैं केवल लेफ्ट से देखता और एक कंक्लूजन ड्रा करता तो वो सही नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड पे चला जाऊं,
वहां से देखूं कि ये पांचों क्या कर रहे हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लूं, तो ये भी सही नहीं होगा। हमें कैसे देखना पड़ेगा? हमने लेफ्ट से भी देखा कि ये पांचों क्या कर रहे हैं, हमने राइट से भी देखा ये पांचों क्या कर रहे हैं, और हमको दोनों तरफ से एक ही चीज दिखाई दे रही है, तो फिर हमने मान लिया कि यही हो रहा है। लेफ्ट से कुछ अलग दिख रहा है, राइट से कुछ अलग दिख रहा है, इसका मतलब है कि लिमिट यहाँ पर फेल हो रहा है। तो इस बात को लिख लिया कि लिमिट की भी अपनी एक लिमिट होती है, लिमिट ऑल्सो हैज अ लिमिट। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम जो नॉर्मल मैथ से सॉल्व नहीं हो सकता वो लिमिट से सॉल्व हो ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि होगा? हमने लेफ्ट साइड से देखा, राइट साइड से देखा, अगर दोनों बराबर हैं, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, दोनों सेम बातें कर रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और एल्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? यू कैन रेज योर हैंड्स, क्योंकि मुझे आवाज़ तो आपकी आ नहीं रही है, मे बी मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है प्रोबेबली। आपको समझ में आया? गुड, ठीक ठीक। ये बेसिक चीज़ें थी। अच्छा, लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको बताया जाएगा कल के क्लास में, क्योंकि कंटिन्यूटी भी उस पर बेस्ड है। तो दे आर, मैंने फिर से कहा कि दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दे आर वन एंड द सेम। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा अभी तक लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये सब क्या आप मतलब कह सकते हो, सब क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट साइड से आएगा राइट साइड से आएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इस पर बेस कुछ सिंपल से ही, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ सीधे साधे प्रॉब्लम हमने कर लिए। इससे क्या होगा कि आपको लिमिट की बेसिक समझ में आने लगेगी। ठीक है, मैंने फिर से कहा कि मेथड्स आपको कल मैं बताऊंगा, आज कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लिए, क्या लेते हैं, मान लो fx is equal to fractional part of x, fx is equal to fractional part of x, x tending to a, है ना? इसको हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, ग्राफिकली भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से फ्रैक्शनल पार्ट x का जो ग्राफ है वो सभी को पता ही है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मान लिया x x y is equal to 1। ये x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, और ये आपका मान लो 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, और सिमिलरली इधर भी होगा, ये -1 है, एंड सो ऑन। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो इस पॉइंट पर, इंटीजर्स पर आपको 0 वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर पर वो 0 वैल्यू रिटर्न कर, रैंप की तरह होता है एक। तो देखो, आप जैसे जैसे x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जैसे एक इंटीजर आया वो वापस से 0 दे देगा, है ना? इसको ऐसे फिर से देख लो, ये आपका हुआ x एक्सिस, ये हुआ आपका y एक्सिस। आप आगे बढ़े ऐसे, जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है। ये आपने रखा 1, जैसे ही आपने 1 रखा ये कूद करके 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल आपके साथ था, इसके बाद वो बोलेगा भाई अब मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, ये 0 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर से आप बढ़े आगे, ये लीनियरली बढ़ता चला जाएगा ऐसे। जैसे ही आप 2 पर पहुंचेगा वो कहेगा भाई साहब मैं 2 पर आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ, वो वापस कूद के यहाँ आ जाएगा। एंड द सेम इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखा, और लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी x टेंड्स टू 1, fx या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस पर हम आते हैं। तो इसमें हम दो तरह से जाते हैं, हमने जैसे कहा लेफ्ट साइड से, यानी कि 1 से थोड़ा छोटा, है ना? जैसे ये 1 है तो 1 से थोड़े छोटे की ओर आप जाओगे। तो जैसे आपने फ्रैक्शनल पार्ट में क्या रखा,
मान लो यहाँ पर रखा x, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे। तो अगर आप रखोगे 0.9 तो आपको क्या मिलेगा 0.9, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो ये 0.9 पर आपके साथ है, आपने रखा 0.99, ये फिर से वही वैल्यू रिटर्न करेगा 0.99। आपने रखा 0.999, ये फिर से वही वैल्यू रिटर्न करेगा 0.999। आपने कहा अच्छा ऐसे ये नहीं मान रहा है, आपने 9 की संख्या बढ़ा दी 0.999999 करते हुए, यहाँ पर भी 9, आगे भी 9 है, ऐसे करके आगे भी चल रहा है। तो ये यहाँ पर भी वही वैल्यू देगा 0.99999, जहां तक सोच सकते हो 9 आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये किधर की ओर जा रही है। ये 0.9 से आपने शुरू किया और ये आप जैसे जैसे 1 की ओर जा रहे हो, जैसे जैसे आप 1 की ओर जा रहे हो, ये वैल्यू भी किधर जा रही है 1 की ओर जा रही है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड fx, या फिर सीधे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही लिख देते हैं। ये आपको दे देगा 1, ठीक है। फिर आपने कहा कि हम अब राइट साइड से जाएंगे, हम इधर से जाएंगे, लेफ्ट साइड से तो चले गए, राइट साइड से जाएंगे। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ और अच्छे से, पर इसको भी कर लो। फिर से ये ग्राफ बना लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, इतना हमारे ये है 0, ये है 1, ये है 2। आप क्या कर रहे हो, अब आप लिख रहे हो कि लिमिट x, हम जा रहे हैं 1 की ओर, थोड़े 1 से बड़ा यानी राइट साइड से जा रहे हैं। अब आप देखो ये क्या होना चाहिए, आपने वैल्यूज को यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 से थोड़ा बड़ा यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू रख दिया 1.01। तो 1.01 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से 1.01। आपने लिखा 1.001 लिखा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा 1.001 मिल जाएगा। आप यहीं नहीं रुके, आपने कहा कि नहीं भाई मैं तो ऐसा लिखूंगा 1.00001, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही मिलेगा 1.00001। आपने कहा नहीं ऐसा लिखते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसा ही आ जाएगा 1.00000 ऐसे करके। अब आप देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, 1 की ओर जा रहे हो, क्योंकि सही बात है आप 1 की ओर ही जा रहे हो ना। लेकिन जो x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू वो किधर जा रही है, सॉरी ये 1 नहीं रहेगा, सॉरी जो रहेगा, एक इंटीजर को खा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, ये ऐसा रहेगा सर। ये किधर की ओर जा रहा है, ये 0 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दे आर नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि ये जो पहला है ये जो है ये आपको वैल्यू दे रहा है 0, ये दे रहा है, ये 0 दे रहा है, और ये आपको 1 दे रहा है, ये आपको दे रहा है 1। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो आप, लिमिट के बेसिक डेफिनेशन को समझो।
हमने यहाँ पर क्या लिखा कि लिमिट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस की वैल्यू हमने 1 लिखी। आप ये नहीं में से कह सकते कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू तो 1 कभी होती ही नहीं है ना, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। लिमिट का मतलब फिर से समझ लो, लिमिट का मतलब वैल्यू क्या, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स as x approaches to 0, sorry, as x approaches to 1, as x approaches to 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है वो किस फिक्स वैल्यू की ओर जा रही है, किस फिक्स वैल्यू की ओर जा रही है। मतलब अगर ऐसा होता कि कभी ये 0.9 है, फिर 0.87, ऐसे हो गई 0.87, फिर 1.95, अगर ये ऐसा होता तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू किसी फिक्स वैल्यू की ओर नहीं जा रही है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये एक फिक्स वैल्यू की ओर जा रही है, और वो फिक्स वैल्यू क्या है, 1। इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जहां पर फंक्शन किसी फिक्स वैल्यू की ओर जा रहा है वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, बाकी हम